नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे नकल पर सरकार सख्त। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने को लेकर जिस तरीके से मामले उजागर हुए हैं, उसको देखते हुए अब प्रदेश की धामी सरकार नकल रोकने को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। चर्चा आज इसी पर, नकल पर सरकार सख्त। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में नकल के जिस तरीके से मामले हाल ही में उजागर हुए हैं, उसे देखते हुए प्रदेश की धामी सरकार नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है, जिसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। अभी तक उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नहीं बना हुआ है, जिसके चलते ऐसा लगता है कि सरकार नौकरियों में भर्ती के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला गया है, उसकी यह भी प्रमुख वजह रही है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नहीं रहा। कई बार सरकारी नौकरियों में भर्ती के मामलों में नकल कराए जाने के मामले सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी सरकार ने कानून बनाने को लेकर नहीं सोचा। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसके बाद कोई भी ना तो नकल कराने की सोचेगा और ना ही नकल करने की सोचेगा। यहाँ तक कि अध्यादेश लाने पर भी विचार नकल विरोधी कानून को लेकर किया जा रहा है। नकल विरोधी कानून के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं कोई भी आयोजित हों, वो निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, उसमें कहीं कोई गुंजाइश न रहे। कोई भी उसमें अपराध करने के बारे में, नकल कराने के बारे में, हेराफेरी करने के बारे में, धोखाधड़ी करने के बारे में कोई करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो, उसके लिए हम नकल के क्षेत्र में बड़ा अध्यादेश लाएंगे। माना जा रहा है कि धामी सरकार शीतकालीन बजट सत्र में नकल विरोधी कानून को सदन के पटल से पास कराने का भी काम करेगी, लेकिन उससे पहले अध्यादेश लाने पर भी धामी सरकार विचार कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह चुके हैं कि नकल विरोधी कानून अध्यादेश भी लाया जाएगा। नकल विरोधी कानून में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें भर्ती के लिए घूस लेने वाले भी सलाखों के पीछे जाएंगे और अर्थदंड का भी प्रावधान उनके लिए किया गया है। वहीं नकल माफियाओं के लिए भी अर्थदंड के साथ सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि कांग्रेसी जहां सरकार के इस फैसले को लेकर अधिक समय लगने का हवाला दे रही हो, वहीं दूसरी तरफ इसे राजस्थान सरकार, जिसे गहलोत सरकार ने नकल विरोधी कानून की कॉपी किए जाने से कुछ हद तक संतुष्ट भी नजर आ रही है। ऐसे में अब नकल विरोधी कानून जो राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने वहां लागू कर चुकी है, उसको अगर आप नकल उतारते हुए यहाँ लागू कर भी देंगे तो उसको मूर्त रूप लेने में या उसको क्रियान्वित करने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। कुल मिलाकर देखें, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पहले लाया जाता तो UKSSC पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से आए हैं, या तो वह सामने नहीं आते या पेपरों में धांधली के मामले सामने आने के बाद आरोपियों को क्या सजा होगी, यह भी सवाल अभी तक जुबान पर न होते। लेकिन ऐसे में कहा यही जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। धामी सरकार नकल विरोधी कानून प्रदेश में ला रही है। नकल विरोधी कानून से कितना अंकुश भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर आएगा, यह भी आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, जब नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में बन जाएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो नकल पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठता विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है और उसके बाद जब ये नकल माफियाओं द्वारा इस तरीके की साजिश रची जाती है और अलग अलग लोग इसमें भर्ती हो जाते हैं, तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। इसको लेकर ये कानून बनाए जाने की बात, विधेयक की बात की गई है, जहां पर यह भी कहा गया है कि ये ड्राफ्ट जो है विधेयक का बनेगा और शीतकालीन सत्र में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे देवभूमि के दंगल में। पैनल में हमारे साथ
मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता सतबीर सिंह चौहान, लक्ष्मी अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता, पीसी थपलियाल वरिष्ठ प्रवक्ता यूकेडी, विपिन खन्ना आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में। शुरुआत करेंगे पीसी थपलियाल साहब आपसे, क्योंकि देखिए मामला बच्चों के भविष्य को लेकर है, क्योंकि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से कई युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाता है, जिसको लेकर बड़ा ये कदम उठाने की बात कह रही है धामी सरकार। इसको लेकर क्या कहेंगे? पीसी थपलियाल साहब जी, देखिए, जो सरकार विधायिका है उसका काम है अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना, लेकिन ये जो हिटलरी रुख बनता जा रहा है सरकारों का, ये जनहित में नहीं है और लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि अपनी व्यवस्था पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपने लोगों को, उन अपराधियों को बिहाइंड दी। थपलियाल साहब, शायद नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं। मैं विपिन खन्ना जी के पास जाना चाहूंगा। विपिन खन्ना जी, सरकार ने तो कहा है कि अब विधेयक का ड्राफ्ट बनेगा जिसको शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव पर रखा जाएगा। देखिए विनय जी, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून ये बहुत पहले बनना चाहिए था। ये आज जो ये जरूरत पड़ी इस कानून की, जो ये लचर व्यवस्था हमारे सरकारों की रही, जिस कारण उत्तराखंड के हजारों जो युवा थे उन लोगों को धोखा खाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर सही में सरकार गंभीर है और इस पर निर्णय लिया है और ये कानून बनाने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए था। लेकिन जो लचर व्यवस्था हमारी उत्तराखंड सरकार की रही है, और पहली बात तो अगर कोई विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पहले भी ऐसा कानून है कि उसको अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार यूके SSS में इन्होंने 42 से 45 लोगों को अरेस्ट किया, उन पर गैंगस्टर लगाया, गैंगस्टर लगाने के बाद भी लगभग 22 लोग जमानत पर रिहा हो गए। अगर आप कानून बनाने में इतने ज्यादा जो है गंभीर थे, तो मेरा मानना है कि ये जितने भी लोग अंदर गए थे यूके SSS भर्ती परीक्षाओं में, जो जिन्होंने धांधली की थी, जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने पेपर को बेचा और करोड़ों और खरबों रुपए कमाए, उन लोगों को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी अगर कानून बनाना है तो अच्छी बात है, बनाएं, लेकिन नकल कानून नकल करके ना बनाएं, ये व्यवस्था अपनी रखें। और नहीं, कहां पे नकल लग रही है विपिन खन्ना जी? नकल कहां लग रही है? नकल कानून नकल करके कैसे बनाया जा रहा है, इसको बताइए। देखिए, पहले भी राजस्थान सरकार ने इस कानून को बना दिया है, और उसको देखकर अगर ये लोग कानून बना रहे हैं तो कानून तो हित के लिए बनाया जा रहा है ना विपिन खन्ना जी, बच्चों के हित के लिए बनाया जा रहा है। इस तरह से नकल माफियाओं को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानून बनेगा, तो उससे लोगों को डर भी रहेगा इसको लेकर। विनय जी, एक बात मुझे बताइए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस कानून के आधार पे पकड़ा जाएगा, तो पकड़ा तो अभी भी गया है। जो नकल माफिया हैं, जिन लोगों ने नकल करवाई है, जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, उनको तो अभी भी पकड़ा गया है। इस यूके SSS प्रकरण में विपक्ष गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहा कि आप सीबीआई जांच करिए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं देंगी। उसका हल, उसका जो है नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, जितने अपराधी पकड़े गए थे, या तो वो बेकसूर थे जिनको पकड़ के केवल जनता को दिखाने के लिए, विपक्ष को दिखाने के लिए इन्होंने जेल में डाल दिया, और या वो अपराधी ऐसे अपराधी थे कि वो जो सरकार की नजर कानून व्यवस्था। ठीक है विपिन खन्ना जी, और भी लोगों को लेना, क्या अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? आपका कहने का मतलब? बिल्कुल संतुष्ट, कोई संतुष्ट, पूरा उत्तराखंड इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। देखिए, नकल कानून अगर आप बनाने जा रहे हैं तो इतना मजबूत कानून बनाइए कि कोई भी अपराधी अगर सरकार का हाथ अगर उसके गिरेबान में चला जाए तो वो किसी भी हालत में छूटे ना, जैसे कि यहाँ पे ड्रामा हुआ है। यही प्रकरण हमारा विधानसभा भर्तियों में हुआ, बैकडोर भर्तियों में, यही यूके SSS में हुआ। तो ऐसा ना हो कि कानून को बना दिया जाए
लेकिन उसको ठीक से इंप्लीमेंट ना किया जाए। बात इंप्लीमेंट, ठीक है, आपके पास आएंगे। हमारे साथ लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, शीतकालीन सत्र में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। जो माफिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको 20 साल की सजा होगी, संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, और जो नकल करते हुए विद्यार्थी पकड़ा जाएगा उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान होगा। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या सख्त कानून ये नहीं बनाए जा रहे हैं नकल रोकने के लिए? देखिए विनय जी, बात कानून बनाने या ना बनाने की नहीं है, बात भाजपा सरकार की मंशा पर है कि आनन फानन में वो ये कानून ला रही है। इसकी तह तक, जैसे अभी मैंने कहा कि राजस्थान के मुझसे पूर्व अभी खन्ना जी कह रहे थे, ये बिल्कुल राजस्थान सरकार की नकल पे आपने ये कह तो दिया कि हम कानून लाएंगे, लेकिन उस कानून को लाने में, उसका मसौदा तैयार करने में समय, ऐसा ना हो कि आप कानून लाए फिर उसमें संशोधन करते रहे। अब आप बताइए ना, उन्होंने कहा कि जो नकल करता पकड़ा गया उस सलाखों के पीछे जाएगा। जो सलाखों के पीछे गए हैं उनके लिए आपने, सरकार ने इतनी कमजोर पैरवी की कि वो लोग अगर दोषी थे तो वो तुरंत बाहर आ गए। तो व्यक्ति को कोई डर ही नहीं है कानून का। इसका मतलब कि व्यक्ति जाएगा और बाहर आ जाएगा तो वो खुलेआम कानून को तोड़ेगा। तो कानून ऐसा बनाए कि एक अपना कानून बनाए, उस पर सारे विचार विमर्श करके उसका मसौदा तैयार हो, उसका बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट हो। आप जांच जेल जाने की बात कर रहे हैं कि सलाखों के पीछे भेजेंगे। आपने इससे पहले जो ये मामले हुए हैं उनमें कितने लोगों को सलाखों के पीछे भेजा? आपने अंकिता भंडारी जैसे मामले में जिसपे कानून बना हुआ है उस पर कितनी वो करी? उस पर आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर सरकार ने। तो कहने का मतलब ये है कि आप आनन फानन में एक छोटी सी, हमेशा भाजपा जो है वो मामले को रफा दफा करने का प्रयास करती है। आपने नकल विरोधी कानून लाने की घोषणा, अध्यादेश लाने का बात तो कह दी, लेकिन उस अध्यादेश लाने के पीछे आपने राजस्थान सरकार की नकल करके ये कह तो दिया कि हम ये लागू कर देंगे, लेकिन उसके पीछे जो यहाँ तमाम युवाओं का जो रोजगार के लेके जो लोग सड़कों पे हैं, जो यहाँ के उत्तराखंड के युवाओं ने एक सपना देखा था कि हमें अपने पहाड़ों में रोजगार मिलेगा, जिनका अभी यूके SSSC के मामले। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप बात कर रहे हैं कि हम निष्पक्ष से जांच करवा रहे हैं। आपने यूके SSSC मामले में जो लीड कर रहे हैं इस मामले को, आपने उनका ही तबादला कर दिया, उनको ही दूसरी जगह भेज दिया। इसका मतलब है या तो आप उस पर लिपापोती कर रहे हैं, या तो जांच, सरकार की जांच पूरी हो गई है तो सामने लाए कि जांच में क्या आया, या सरकार इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। क्या मतलब है कि जो आदमी यूके SSSC उससे जांच को जो लीड कर रहा है, जो उसका वो है, उसको आपने मामले को उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। तो सरकार की मंशा पे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर है। कि आपने तो कहा था कि अपने विधानसभा जब चुनाव में तुमने घोषणा पत्र में कहा था कि हम लोकायुक्त लाएंगे, आज तक सरकार को 6 साल पूरे हो गए, आज तक तो लोकायुक्त नहीं आया। तो कहने का मतलब है सरकार करती कुछ और कहती कुछ और करती कुछ और है। तो क्या आप इस जो बात हो रही है कि नकल रोकने का जो सख्त कानून लाने की बात हो रही है, इसको लेकर आप संतुष्ट हैं या नहीं है सरकार के इस कदम? जी, ये उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, उन्होंने जो सपने देखे उसका सवाल है। हम बिल्कुल, अगर सरकार ये करती है तो अच्छी बात है भाई, राजस्थान को देखा देखिए अगर ये सरकार करती है, लेकिन उसमें कामयाब भी हो। खाली देखा देखी करके या बहुत जल्दबाजी में ये फैसला ना ले, उसके लिए बाकायदा पूरा मसौदा तैयार करे, उसमें लोगों की राय लगे, उसकी विशेषज्ञों की राय ले, तब जाके इस कानून को लागू करें। लक्ष्मी जी, ये तो अच्छी बात है ना कि आपका कहना है, विपक्ष का अगर ये आरोप है कि देखा देखी हो रहा है, तो आपकी देखा देखी आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये तो अच्छा है, जनता भी देख रही है। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर देखा देखी करनी अच्छी, लेकिन आपको पता है देखा देखी में काम ठीक नहीं होता। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, आपको पता है ना। तो अगर आप देखा देखी, वहां की परिस्थितियां और है, यहाँ की परिस्थितियां और है। आप कानून लाइए, अच्छी बात है, लेकिन अपना कानून बनाइए, अपने यहाँ की जो परिस्थितियां, यहाँ के युवाओं का जो वो है, उसको देख के आप कानून बनाइए, किसी की नकल करके कानून ना बनाएं। ठीक है। सतबीर सिंह जी, सतबीर चौहान जी, क्या आपने ये जो कानून आ रहा है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये राजस्थान की कॉपी की जा रही है, जिस तरीके से राजस्थान में ये नकल को रोकने का कानून बनाया गया, उस तरीके से उत्तराखंड में लाया जा रहा है, और जो अभी तक की कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी विपक्ष का आरोप है कि उससे वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। विजय जी, पहले तो आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। और विजय जी, आपकी डिबेट से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत ही गौरव का विषय उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए है। जिस प्रकार से आज चक्राता विधानसभा में और सैया जो कि उस क्षेत्र का एक हार्ट की तरह वहां पर देखा जाता है, वहां पर आज हमारे अनंतराम नेगी जी की महाकर्मी और महावीर योद्धा की आज मूर्ति को स्थापित किया है वनवासी समाज कल्याण के माध्यम से। उनका जो शौर्य गाथा है, अब आने वाले समय में उत्तराखंड नहीं पूरा भारत उसका गुणगान करेगा।
और ये कई दशकों से जो मांग थी कि एक वीर योद्धा को किस प्रकार से, जो हम लगातार कहते हैं कि किस प्रकार से महान योद्धाओं को किस प्रकार से भुला दिया गया कांग्रेस के गवर्नमेंट के द्वारा, वो आज आपने साक्षात देखा है कि किस प्रकार से आज उनकी मूर्ति को स्थापित किया है। कई दशकों के बाद भारत को इतना आजाद होके हो गया। खैर वो बात अलग है कि आज फिर से उनको स्थान मिला है और दशकों बाद भारत आजाद हो गया, ये समझ में नहीं आया सतबीर सिंह जी। ये दशकों के बाद भारत आजाद हुआ, इसका मतलब बताइए आप हमें। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैं कई दशकों से जब उसकी मांग चल रही थी कि भाई नंदराम नेगी जी को, जो एक महान योद्धा रहे, जिन्होंने मुगलों को, जो कि नाहन में जब एक राजा थे, रोहिला सरदार थे, गुलाम कादिर खान थे, जब उन्होंने डेरा डाला नाहन के राजा को ये लगा कि अब उनकी जो इतनी बड़ी सेना है उसके हम गुलाम हो जाएंगे, तब उन्होंने सिरमौर के राजा को, जो उस समय की जगत प्रकाश हुआ करते थे, वो पूरी बाल्यावस्था भी पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो उनके यहाँ पर उन्होंने गुहार लगाई कि हमें आप अपनी शह दीजिए। तब उन्होंने एक गढ़ बैराट जो जौनसार में पड़ता है, वहां के उस समय सेनापति हुआ करते थे नंदराम नेगी, उनको बुलाया गया अपने दरबार में, जो सिरमौर के राजा है, वहां से उन्होंने फिर उनको वहां उनकी टुकड़ी के साथ भेजा। उन्होंने वहां पर जाके जो उन्होंने पोंटा में जिस प्रकार से उन्होंने, जो वहां मुगल राजा थे, उन्होंने वहां पर अपना डेरा डाला हुआ था, उनके सेनापति को खत्म कर दिया। उन्होंने देखा कि इतनी छोटी सी टुकड़ी ने जब हमारी सेना के सेनापति को खत्म कर दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूं शहीदों को, वीरों को उनको सम्मान दिया गया, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं सतबीर जी कि क्या जो कानून लाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जो विधेयक ड्राफ्ट किया गया है, जो ये मसौदा बनाने की बात चल रही है, जो शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव रखा जाएगा कि नकल माफियाओं को रोका जाएगा, जो नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, उसको लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये कानून क्या राजस्थान की तरह कॉपी किए गए हैं? और उसके अलावा विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। इस पर आप अपनी बात रखिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, और वो दशकों से हमने देखा है कि जब हमारी 2014 में सरकार स्थापित हुई, हमने पूरे देश में जिस प्रकार से जितने भी सरकारी ऑफिसर होते थे, किस प्रकार से अपनी लाल बत्तियों को घुमा के अपना रोब जमाते थे, किसने उनको एक ही दिन में सारे पूरे भारत से उनको हटाने का काम किया, तो किसने नकल की है और किसने उसको धरातल पर उतार कर किस प्रकार से भारत की जनता को सुविधा प्रदान की। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हम मुख्यमंत्री जी का कदम प्रशंसनीय है, वो युवाओं के प्रति लगातार चिंतित है। जिस प्रकार से उन्होंने आयोग से भी, जो लोक सेवा आयोग है, उसके माध्यम से भी भर्ती कराने का फैसला लिया है, और मर्तोलिया जी को उन्होंने अपॉइंट किया तीर्थराज अधिकारी को, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे साल का एक कैलेंडर निकाला, ये अपने आप भी उत्तराखंड में पहली बार हुआ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ पर हो, और जो हमारे जन्मजात विरोधी वो लगातार हमारे फैसलों का विरोध करेंगे, और हम उनके विरोध से कभी डरे नहीं। दूसरा, जब हमने सीएए लाया था, चाहे 370 को हटाया, तब भी इन्होंने पूरे भारत में किस प्रकार से विरोध किया, तो इनका विरोध जग जाहिर है। और भारत के अंदर कम से कम 2000 से अधिक कानूनों को, जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है, उन्होंने 2000 से अधिक कानूनों को समाप्त किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री लगातार चिंतित है कि किस प्रकार से युवाओं को मजबूती प्रदान की जाए, और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब परेड ग्राउंड में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, जब वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक है सतबीर जी, यहाँ पर विपिन खन्ना जी का एक सवाल था, विपिन खन्ना जी का एक सवाल था, ये सवाल ये था यूके SSSC को लेकर कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। विपिन खन्ना जी ने कहा, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हमें और भी लोगों को लेना है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुई पार्टी हो, जिसका रामलीला के मैदान में जिसका जन्म हुआ हो, जो ये कहती थी कि ये सब भ्रष्टाचारी है जी, ये सब मिले हुए हैं, आज वो एक बता दीजिए किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ इन्होंने एक छोटी सी FIR भी दर्ज करी हो। शीला दीक्षित का नाम उसमें प्रमुखता से था, उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम प्रमुखता से था, सुरेश कलमाड़ी का नाम उसमें प्रमुखता से थे। सबको ये भ्रष्टाचारियों की नजर से देखते थे। आज इनके नेता जितने लगभग देख लो आप, लगभग सब उसी कटघरे में है। किस प्रकार से अखबारों में रोज छपा रहा है, सुरेश हेगड़े को बुलाया था, आपको राज्यसभा का सांसद बना देंगे हम, 50 करोड़ से अधिक हम फैसला देंगे। तो ये बात ना करें कि किस प्रकार से काम करना है। मैं आपके बीच में नहीं बोला मान्यवर, आपके बीच में नहीं बोला मान्यवर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप अपने समय पे बोल लेना, आप अपने समय पे बोल लेना। मेरा सवाल था, सतबीर जी वो अपने सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे, नहीं है, आप उसका जवाब दीजिए।
इनको यही नहीं पता कि यूके ट्रिपल एसएससी में सरकार ने किस हद तक जाकर आगे का काम किया। कभी एसआईटी किसी दूसरे प्रदेश में आज तक नहीं गई। दूसरे प्रदेशों से भी हमने जिनके नाम उसमें संलिप्त थे उन लोगों को दूसरे प्रदेशों, चाहे गोवा हो, चाहे यूपी हो, चाहे अन्य प्रदेशों में, उनसे पकड़ के लाए। और सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप, कानून अपना काम करेगा। हम कानून के बीच में रोड़ा डालने वाले लोग नहीं है और आईपीसी के माध्यम से तमाम प्रावधान बने हैं, उसके तहत ही कानून कार्रवाई कर रहा है। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है, आप जाइए, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोई बंद नहीं है। जब 3 बजे रात को कोर्ट के दरवाजे आतंकवादियों में खुल सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए किसने बंद करके रखे हैं? जो तमाम छोटी छोटी बातों पे कोर्ट पे चले जाते थे, अब क्या उनके कोर्ट के दरवाजे बंद है? आज स्वतंत्र रूप से कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं, जाके जाइए, वहां पे अपील करिए। किसी ने आपको रोका नहीं है, किसी ने आपके दरवाजे बंद नहीं किए। यहां पर आके इस प्रकार के बयान देना, अपनी छोटी राजनीति के लिए चमकाना, यह अलग विषय हो सकता है। वो तमाम अभी उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव से लेकर, गोपेश्वर चुनाव से लेकर चंपावत और हरिद्वार के चुनाव तक हो चुके हैं। जनता सब जानती है कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, उनको दिए गए वादे कौन पूर्ण कर रहा है, कौन पूर्ण नहीं कर रहा है, वो भी है। दूसरा, मैं 30 सेकंड में एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी 7 राज्यों में कल उपचुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में हम विजयी होकर आए हैं। जहां पर हमारी सीट नहीं थी वहां पर भी हम जीत के आए हैं। यह प्रमाणित करता है और यह दर्शाता है कि हमने लोगों के लिए जो केंद्र के माध्यम से योजनाएं थी उनको राज्यों में लाने का काम किया और राज्य में जो बनी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाने का काम किया। यह लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता की अदालत, वहां पर जनता तय करती है कि उनके लिए किसने कार्य किए, नहीं किए। ऑल वेदर रोड के माध्यम से 47 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अब तक दर्शन किए हैं और बद्रीनाथ के धाम अभी ठीक है। सतबीर जी आपके पास आएंगे, और भी लोग हैं। आपको 30 सेकंड दिया मैंने, सतबीर जी, उससे ज्यादा दिया मैंने। सतबीर जी, पीसी थपलियाल साहब, हमारी बात उस वक्त नेटवर्क इशू होने की वजह से कट गई थी। क्या जो ये नकल रोकने के लिए सरकार द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया है, क्या ये सही है या नहीं? पीसी थपलियाल साहब, सुना नहीं। ये जो सरकार ये सख्त कानून ले आ रही है नकल रोकने के लिए, जो ये नकल माफियाओं को सजा देने की बात हो रही है, और जो ये शीतकालीन सत्र में इसको प्रस्ताव रखने की बात चल रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कड़ा रुख अपनाया जाएगा, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, मैं पहले ही कहा, योग्य सरकारें वो होती हैं जो अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके जनता को मतलब मदद करती हैं। आज दिन तक इतने साल हो गए इस देश को संचालित किए हुए और नकल होती रही है। नकल लीचियों को पकड़ के बिहाइंड द बार किया गया है। एक्सिस्टिंग रूल काफी है, लेकिन ये जो निकम्मे लोग हैं जो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, जो अपने अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता की पीठ पे चाबुक मार रहे हैं, जनता को दोषी ठहरा रहे हैं कि ये दोषी है नकल के, इनके वो प्रेमचंद अग्रवाल और ये सब जो भर्ती घोटाले के जो हाथी हैं, वो उनको बचाने के लिए जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा ही ट्रांसपोर्ट कानून बनाया जो आज की तारीख में। बिल्कुल थपलियाल साहब, बिल्कुल ये आपकी पूरी बात रखेंगे। अभी यहाँ पर ब्रेक लेने का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद आपकी विस्तार से बात रखी जाएगी। तो देवभूमि के दंगल में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई-फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता।
100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे हैं नकल को लेकर सरकार सख्त है, और बात करें तो भर्ती परीक्षाओं को रोकने के लिए बना है ड्राफ्ट जो विधानसभा में आएगा विधेयक, और इसको लेकर बड़े फैसले की तैयारी की जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। पीसी थपलियाल साहब से हम बात कर रहे थे। पीसी थपलियाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जैसा कि बोला और आपने भी बताया कि जो ये प्रक्रिया की जा रही है, जो ये नकल को रोकने के लिए, क्या ये, क्योंकि इससे पहले जैसा आपने कहा, क्या इससे पहले अन्य सरकारें भी वहां पर थी, अन्य लोग भी वहां पर मुख्यमंत्री बने, तो इससे पहले तो ये प्रक्रिया नहीं शुरू की गई थी ना? अब तो सरकार इस चीज को लेकर कड़े कानून बनाने की बात कर रही है। जी देखिए, जो एग्जाम देते हैं वो युवा होते हैं, और युवाओं पे ये इतना कड़ा शिकंजा कानून बनाएंगे तो इनके बराबर हिटलर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकारों का काम नहीं है कानून बनाना, केंद्र का संविधान है, संविधान के अंतर्गत सब कुछ होता है। बिल्कुल, हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी हैं। थपलियाल साहब आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी, आपने तमाम लोगों की बात करी। सरकार द्वारा जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस विधेयक को विधानसभा में लाने की बात चल रही है, इसको लेकर अब तो युवाओं के साथ इंसाफ होगा ना? जब नकल रुकेगा, नकल माफियाओं को सख्त सजा दी जाएगी। अभी तक तो यही विपक्ष हल्ला काट रहा था कि लोगों को सख्ती से कार्रवाई की जाए, और अब जब कार्रवाई कानून बनाने के बाद की जाएगी, इसको लेकर क्या कहें? देखो, एक बात है, जो कानून बना रहे हैं वो नकल करने वालों के लिए कानून। बिल्कुल, थपलियाल साहब आपके पास आएंगे। सवाल अरुण शर्मा जी से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास आएंगे। सॉरी अरुण शर्मा जी। विनय जी, अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, और जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में शामिल होता था तो कल्याण सिंह सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लाया था, और वो हिंदुस्तान का पहला राज्य था जिसने नकल विरोधी अध्यादेश लाया था। और जब 2000 में हमारा राज्य बना तो ऑटोमेटिकली वो सारे कानून इस प्रदेश में भी लागू हो गए जो उत्तर प्रदेश में थे। तमाम कानून हैं जिनको समय समय पर सरकारों ने बदला है। इसलिए ये कहना कि हमारे प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू नहीं है, गलत होगा। दूसरी चीज, मैं थपलियाल जी की बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता जो कह रहे हैं राज्य सरकारों का काम कानून बनाना नहीं होता। बिल्कुल, राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति को देखते कानून बना सकती है और बनाती रही है। तमाम उदाहरण ऐसे पूरे देश के अलग अलग राज्यों के सामने भरे पड़े हैं। लेकिन जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, वो धामी सरकार उस जो पुराना कानून है उसको अमेंडमेंट करके, उसमें संशोधन करके, उसमें सजा के कड़े प्रावधान करने जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ऐसे तत्व जो नकल कराने पे करने में विश्वास रखते हैं उन पे प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसलिए ये विनय जी, ये ध्यान देने की बात है। और सारे के सारे जितने पैनल में बोल रहे थे, किसी ने उस पुराने कानून की बात नहीं की, सब उस पर अड़े हुए हैं कि राजस्थान की नकल हो रही है। अरे भाई, अगर राजस्थान ने बनाया तो किसकी नकल करके बनाया? क्या उत्तर प्रदेश की नकल करके बनाया था? ये तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब नकल विरोधी कानून लागू हुआ था, उसके बाद तमाम राज्यों ने वो कानून बनाया था। तो क्या किसकी बात करें हम? इसलिए मेरा ये कहना है कि इस राज्य में पहले से एक कानून लागू है, हम उसके प्रावधानों को कड़ा करने जा रहे हैं। सरकार उसके प्रावधानों को कड़ा कर रही और उसमें कड़ी सजा का भी
प्रावधान लागू कर रही है, जिससे सही बात है कि पिछले दिनों UKSSC के जो घपले सामने आए, तमाम परीक्षाओं में, भर्तियों में जो गड़बड़ियां हुई है, उसके बाद इस प्रदेश के युवा का विश्वास सरकार के प्रति डावाडोल हुआ है। उस विश्वास को भी वापस लाना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम प्रदेश के युवाओं को ये ना लगे कि कहीं उसके साथ कोई छल हो रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रदेश के युवा किसी पाकिस्तान के लोग नहीं है, किसी प्रदेश के नागरिक हैं और उनको भी पूरा अधिकार है अपने हक में लड़ने का और जो उनकी पढ़ाई लिखाई है उसके अनुसार नौकरियां हासिल करने का। जी मीना जी। बिल्कुल विपिन खन्ना जी, अब तो बात हो गई है जिसमें कहा गया है कि 20 साल तक सजा हो सकती है नकल जो माफिया गिरोह है, उसके अलावा 5 साल 2 से 3 से 5 साल तक की जो लोग नकल करते हुए पकड़े जाएंगे, 5 लाख तक का जुर्माना की बात हुई है। तो इतना बड़ा कानून लाया जा रहा है। जो लोग नकल माफिया हैं, जो नकल कराते हैं, ऐसे गिरोहों को अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए कुर्क संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई की बात तो की जा रही है जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया इसमें। देखिए विनय जी, पहले मैं अरुण शर्मा जी की बात का जवाब दूंगा, वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी एक कानून अध्यादेश लेके आए थे, नकल अध्यादेश, सॉरी, उस नकल अध्यादेश में जो वो नकल अध्यादेश था वो 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को जो उन्होंने हथकड़ियां पहनाई थी उसकी सजा जनता ने उनको दी और कई साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही। लेकिन वो नकल अध्यादेश मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने वो समाप्त कर दिया था। तो जब वो कानून समाप्त हो गया तो उत्तराखंड में उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरा मानना है, अगर वैसे अरुण शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको पता होगा कि मुलायम सिंह जी ने वो कानून खत्म कर दिया था। अब रही हम इस नकल कानून की बात करें, देखिए प्रयास बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश के अंदर जो ये UKSSC में जो ये अपराध हुए हैं, जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ जो अपराध इन लोगों ने किए हैं, नकल माफियाओं ने किए हैं, इनके लिए कोई कानून का प्रावधान नहीं था, ऐसा मेरा मानना नहीं है। और दूसरी बात, जो आप कानून लाने जा रहे हैं उसमें जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है वो अगर नकल करता पकड़ा जाता है तो उसको भी आप 5 से 10 साल या 20 साल की सजा करेंगे। देखिए, अगर कानून बनता है तो कानून उन नकल माफियाओं के लिए बने जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हाकम सिंह जो इस पूरे प्रकरण में सरगना है और उसके ऊपर भी जो बैठे सरगना है, ऐसे सरगनाओं को ऐसी सजा उस प्रावधान में हो कि वो अपने जीवन भर जेल से छूट ना पाए। लेकिन जो व्यवस्था आज की है, जैसे UKSSC में जो 40 से 42 लोग जेल गए उन पर STF ने इतने गैंगस्टर एक्ट तक का अपराध दर्ज किया, लेकिन उसके बाद भी वो जमानत पाने में सफल हो गए। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कानून है, कानून अपना काम करता है। मैं बिल्कुल आपकी बात पे एग्री हूं, लेकिन आपने इतना जो है ढुलमुल रवैया, इतने आपने हल्की पैरवी कोर्ट में की कि वो इतने बड़े अपराधी करोड़ों रुपए कमाकर अपने यहाँ आलीशान बंगले बनाकर, स्टोन क्रेशर बनाकर, तमाम संपत्तियां बनाकर जेल गए और जेल से भी वो बाहर आ गए। यानी कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो कोर्ट में पैरवी की वो बहुत हल्की पैरवी थी, या फिर वो अपराधी, जिन अपराधियों को आपने जेल में डाला उन्होंने अपराध ही नहीं किया था क्योंकि कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। और कितना टाइम, अभी तो पूरी जो जांच है वो पूरी भी नहीं हुई है और अभी आपने STF के जो SSP अजय सिंह हैं उनको आपने ट्रांसफर कर दिया है। तो आप मुझे लगता है राज्य सरकार को इस केस में CBI की मदद लेनी चाहिए और CBI के हवाले कर देना चाहिए। कानून बनाइए, लेकिन कानून नकल माफियाओं के लिए हो, ना कि विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, लक्ष्मी अग्रवाल जी आपके पास आएंगे। लक्ष्मी अग्रवाल जी, क्या जो ये सरकार ने सख्त कदम उठाने की बात की है, जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अब इसे अगर लागू किया जाता है तो इसको लेकर तो एक जो आज के युवा हैं उनके लिए तो इंसाफ होगा, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ पेपर लीक का मामला हो गया। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हो रही है उसको रोकने की कवायद तो की जा रही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सरकार बैठी हुई है कुछ कर नहीं रही है, उसके तरफ से तो चीज़ें की गई है ना।
देखिए विनय जी, मैं अरुण शर्मा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जिस तरह से ये बिल्कुल मैंने कहा कि ये बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कानून तो अभी अभी अंकिता भंडारी के मामले में आप देखिए, अंकिता भंडारी के मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है। उन सफेदपोशों का नाम जबकि सरकार जानती है अभी तक सामने नहीं आया है, तो क्या वो उसके लिए कोई कानून नहीं है उनके लिए? अगर भाजपा सरकार, धामी सरकार इतनी संवेदनशील है युवाओं के प्रति, उनके भविष्य को लेके, तो जब सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे आप, और हमने आम जनमानस की भावनाएं थी कि इस पे सीबीआई जांच हो, आज तक उस पे चार्जशीट दाखिल की शर्म आनी चाहिए पूरे। और दूसरी बात ये, पूरे प्रदेश में, इस उत्तराखंड प्रदेश का पूरे उसमें एक मतलब चर्चा हुआ इस चीज का, इस बात का शर्मसार हुआ हमारा उत्तराखंड। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अभी चौहान जी कह रहे थे कि वो ऑल वेदर रोड और ये उत्तराखंड, नहीं उस पर भी तो कार्रवाई हुई थी ना लक्ष्मी जी, उसको लेकर भी तो कार्रवाई हुई थी ना, तमाम चीजें तो की गई थी। ये एसटीएफ आपने गठित की, आपने तुरंत उनका वो बुलडोजर से गिरवा दिया ताकि क्या हो, ताकि जो सबूत है वो सामने ना आए। और आप देखिए जो फैक्ट्री कई दिन से वो है जिसमें बिजली नहीं है, जो निगरानी में है, उसमें आप आग लगवाते हैं सबूतों के आधार, मतलब सबूत दबाने के लिए। तो कर रही है सरकार, लेकिन लीपापोती कर रही है। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, मोदी जी पूरे किसी भाजपा नेत्री का एक बयान, भाजपा नेत्री छोड़े किसी एक छुटभैया नेता का भी बयान अंकिता भंडारी के केस में नहीं आया। और मोदी जी जो छोटी छोटी बातों को लेके मंचों से भाषण देते हैं, बाबा केदार के दर्शन करने आए, लेकिन अंकिता के मामले में उस लड़की के मामले में एक शब्द अपने मुंह से नहीं उनका फूटा। तो क्या उनको इस उत्तराखंड से कोई वो नहीं है? खाली वो मंचों से बड़े बड़े इतनी छोटी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी के मामले में एक शब्द भी नहीं बोला। और आज हमने जानना चाहते वो जांच पहुंची कहां तक, कि जिस दिन वो जांच वही की वही है, जिस सफेदपोश का नाम अंकिता भंडारी ने अपनी चैट में लिया था, आज तक उस सफेदपोश का नाम सामने क्यों नहीं आया? और बड़ी बड़ी योजनाओं की आप बात कर रहे थे, आप अपनी अग्निवीर योजना का देख लीजिए उत्तराखंड में की दुष्परिणाम। अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि बागेश्वर का एक हमारा युवक किस तरह से उसने अपने प्राणों की बाजी लगाई, किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी है। आप देखिए, कानून की बात आप कर रहे हैं, आपके गुजरात में देखिए बिल्किस बानो के हत्या जो उसके आरोपी हैं उनके साथ क्या हुआ? उम्र कैद की सजा होने के बाद उनको बरी कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। तो मोदी जी और मैं चौहान जी आपसे कहना चाहती हूँ कि योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी, उज्ज्वला योजना आपने बहुत बड़ा चढ़ा के उस पे वो किया था, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग पे पैसा खर्च किया था। आज कहाँ है वो? बिल्कुल धराशायी हो गई है। लोग अपना सिलेंडर वापस कर रहे हैं, सब्सिडी बंद कर दी है, क्योंकि इतना महंगाई आपने कर दी है कि वो उसको भरवा तक नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब ये कि योजनाएं वो बनाइए जो लोगों के जो लास्ट कोने में व्यक्ति है उस तक भी उस योजना का लाभ पहुंचे। खाली आप फाइलें में उसको बनाने के लिए उस योजना को मत बनाइए, आम आदमी तक उस योजना का लाभ मिले, आप ऐसी योजनाएं तैयार कीजिए। ठीक है लक्ष्मी जी, आपके सवालों के जवाब हम लेंगे। सतवीर चौहान जी, इनका कहना है कि जो ये कानून है इसको लेकर एक तो राजस्थान की बात हुई कि राजस्थान की कॉपी है, दूसरी चीज आपने तमाम बातें सुनी, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विजय जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे चैनल पर में ही अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई राज्य को कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो इनको मैं कहना चाहूंगा कि शेड्यूल 7 में उसके फंक्शन को क्लियरली डिफाइन किया गया। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, पीसी थपलियाल साहब ने कहा था जाके मैंने बोला, और ये लोग बोलते हैं एक देश एक संविधान एक निशान, यही भाजपा बोलती है। अरे सुन लीजिए आप थपलियाल, ऐसे कानून बनाओगे। गुजरात में बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, हिमाचल में बोल रहे हैं हम व्हाट नॉनसेंस यू आर, मतलब ऐसे बदला रहे हैं स्टेटों को। जी थोड़ा मर्यादा में रह के बात करिए और सुन लीजिए, अभी मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए, आपके समय पे नहीं बोल साहब, बोलने दीजिए उन्हें। तो मैं कहना चाहूंगा 7th शेड्यूल में स्पेशली फंक्शन डिफाइन किए गए हैं और उसमें दिखाया गया है कि स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे कौन काम करेगा। और आर्टिकल 42, 46, 42, 45 और 48 में भी क्लियरली डिफाइन किया गया कि स्टेट कौन से कानून बना सकता है और यूनियन कौन से कानून बना सकता है। थोड़ा होमवर्क करके आए तब जाके बोले कि कौन कौन से कानून राज्य में है, कौन से नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने बहुत
जो हमने जो कार्रवाई की है जो यूके ट्रिपल एससी के खिलाफ, इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते। अभी 36 आरक्षण जो महिलाओं का था उसके लिए भी यही कह रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट गया, उनकी इस प्रकार से उनके आरक्षण को फिर से बहाल कराया गया। तो हमारे गतिविधियों पर ये निरंतर जिस प्रकार से इनकी निराशा रही है वो निरंतर बनी रहे, हमें केवल जनता के लिए काम करना। दूसरा, मैं उज्ज्वला योजना के लिए कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल में ये जिस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य हुआ है, आज गांव में भी और शहरों में जो जिनको की धुआं की और धुएं के कारण उनकी रोशनियां चली जाती थी, उनके अरे सुन लीजिए, सिलेंडर भरा नहीं जा रहा, आपको आपके घर में सिलेंडर होगा वो भी भर रहा होगा, चिंता मत करिए। और भी कार्य होंगे और जानी तेजी कार्य। अरे सुन लीजिए, अरे थबलियाल जी थोड़ा सा आप संयम रखा करें अपने समय पे। मैं कई बार आपको डिबेट में अपने व्यवहार को थोड़ा शांति से रखा करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोलकर जनता को बरगलाओ मत। आप हमारे जो कॉन्फ्रेंस लिस्ट की बात कर रहे हो ना, जल जमीन और जंगल में तो तुमने हमारे सब कुछ छीन लिया है। जहां पहले तो आप मर्यादाओं को पालन किया करिए। थपलियाल साहब आपके पास आएंगे, थपलियाल साहब इसके बाद आप ही के पास आएंगे, उसके बाद अरुण शर्मा जी के पास जाएंगे, इसके बाद आप ही के पास आएंगे। बोलिए झूठ थपलियाल साहब इसके बाद आपके पास आएंगे। सतबीर जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सतबीर जी, विजय जी इनको थोड़ा बोला करें कि अपने समय पे बोला करें। जी बोलिए। बड़े धैर्य से बोला हूं, 10-10 मिनट तक लेके आदमी बोल रहा है और मुझे 4 लोगों के जवाब देने हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इनकी पीड़ा ये है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये सरकार रिपीट हुई है, और मैं आपको विजय जी बताना चाहूंगा, पीड़ा इस बात की है कि सरकार तो आई है मगर जो सरकारें जो आती थी ना वो आंकड़े भी पूरा नहीं कर पाती थी। गठजोड़ की सरकार होती थी और जिसमें गठजोड़ के जो पहिए होते थे वो किस प्रकार से उत्तराखंड को लूटने का और कूटने का काम करते थे वो सबने देखा है। और इस बार क्या हुआ कि जनता ने इस प्रकार का निर्णय सुनाया कि उस गठजोड़ की सरकार को पीछे छोड़ते हुए एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई जिसने कि यहाँ के उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य किए, चाहे ऑल वेदर का रोड बनना हो, चाहे जिस प्रकार से हाईवे का ठीक है सतबीर जी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर और निकल पाई। देखिए, कानून बन रहा है, ड्राफ्ट तैयार है, विधेयक जो है उसको लेकर शीतकालीन सत्र में जाएगा, अच्छी बात है। युवाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए, सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जो विद्यार्थी हैं, जो उनको लेकर ये कड़े प्रावधान अगर बनेंगे, उनको ये सजा दी जाएगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि नकल माफिया को रोकिए आप, गिरोह को रोकिए आप, जो लोग पेपर लीक करते हैं उनको पकड़िए आप, जेल में डालिए उनको, ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर विद्यार्थी को इस चीज में पकड़ा जाता है और उसको लेकर, क्योंकि देखिए चेकिंग होती है, आप जाते हैं परीक्षा हॉल में बैठते हैं, उसके लिए तो पहले से सारी, अगर उसको लेकर भी क्या इस तरह के कड़े कानून बनने चाहिए, इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि बात तो इस ड्राफ्ट में ये भी की गई है कि 2 से 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, जो नकल माफिया होता है वो नकल माफिया होता है, जो चोर होता है वो चोर होता है, जो सरगना होता है वो सरगना होता है। उसके लिए कानून के जो जितने भी उसमें प्रावधान होंगे उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार का जो राज्य धर्म होगा उस राज्य धर्म पे चलेगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारी सरकार है जो इतनी संवेदनशील है कि जब यहाँ पर केंद्र द्वारा स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया गया था, स्टार्टअप इंडिया में उत्तराखंड का नंबर उस समय 100वां था और आज की दृष्टि में आप देखोगे जब रैंकिंग आई है तो हम तीसरे से दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। ये हमारी दृष्टि है कि युवाओं को किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूंगा कि सुन लीजिए अब मैं शिक्षा की, अभी मैंने अपने शुरुआत में ही कहा ना कि इन्होंने कौन सी शिक्षा पढ़ाई, मैकाले की और मुगलों की शिक्षा नीति पढ़ाई, जिसमें नंदराम नेगी को कहीं इन्होंने पढ़ाया नहीं किया, जो एक वीर योद्धा था, जो महापराक्रमी योद्धा था, जिसने कि पूरे क्षेत्र को गुलामी होने से बचाया। और इसको अब उस शिक्षा नीति को इन्होंने अडॉप्ट किया है कि जिसमें कि मुगलों को। ठीक है सतबीर जी, समय हमारे पास कम है, आपके पास आएंगे पीसी थपलियाल साहब अपनी बात कंप्लीट। पीसी थपलियाल साहब बोलिए। पीसी थपलियाल साहब, सतबीर जी की बातों से पूरे भारत को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है और उत्तराखंड उसको एडॉप्ट करने में पहला राज्य है। और आज की डेट में तभी तो ये खसक के कहां से कहां आ गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे भी पूरे जो सर्व शिक्षा अभियान का चलाया गया था, उसके बाद से किस प्रकार से शिक्षा में गरीब से लेके उसका बच्चा किस प्रकार से स्कूल जा रहा है।
ठीक है सतबीर जी, लक्ष्मी जी, विपिन खन्ना जी, आपके पास आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे। सतबीर जी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। पीसी थपलियाल साहब बोलिए। पीसी थपलियाल साहब, काफी नेटवर्क इशू वजह से कम आपसे बात हो पाई है। पीसी थपलियाल साहब, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था का स्तर कितना ठीक हुआ है उत्तराखंड में, अगर बात करें पहले की अपेक्षा? विनय जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट का नाम, ये मतलब कुछ इनको क्लियर तो है नहीं। ये बोल रहे कॉन्करेंट लिस्ट में हमारा राज्य का अधिकार में होता है हमारा जल, जंगल और जमीन, 3 चीजें, और उसको इन्होंने सारा का सारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले लिया। वहां कॉन्करेंट लिस्ट की बात नहीं करते। और जो कानून पूरे देश की समस्या है नकल, उस कानून को इनका जो बड़े नेता ये बोलते हैं एक देश, एक संविधान, एक किसान, वो अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनवाकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कॉन्करेंट लिस्ट में नकल विरोधी कानून बनाने के लिए राज्य को बोल रहे हो। तुम ऐसे कानून, तुम ऐसे समझ रहे हो कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट बोलकर तुमको सीधा अधिकार मिल गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये राष्ट्रीय समस्या है, ये राष्ट्रीय प्रॉब्लम, राष्ट्रीय सरकार को बनाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में प्रयोगशाला बनाकर उसको कमेटी बना दी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हाँ जी, उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने स्वीकार कर लिया। इन लोगों के 10 मुंह हैं, इन लोगों का कोई ईमान नहीं है जो जनता के बीच में खप सके। ये ऐसी बातें बता रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम? कैसे तुमने बोल दिया कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है नकल विरोधी? अरे थोड़ा पढ़ के आया करो जरा। अरे पढ़ के आओ तो शिक्षा नीति, हाँ, शिक्षा नीति कैसे थोप रहे हो उत्तराखंड में? शिक्षा नीति में ही तो नकल है। कैसी बातें कर रहे हो? और हमारा जो विजय जी, मैं बोल सकता हूँ, पानी नहीं, आपके पास आएंगे, आपके पास आए, उनकी बात कंप्लीट करने दी। पानी का अधिकार हमें क्यों नहीं मिल रहा है टिहरी डैम पे? कैसे तुमने यूपी को दे रखा है? वो बात करते हैं, हम कॉन्करेंट लिस्ट वाली बात करते हैं, जिसमें काम करना चाहिए उसमें काम नहीं करते, और जिसमें काम नहीं करना चाहिए वहां तुम हाकिम सिंह को बचाने के लिए कानून ला रहे हो। कोई भी व्यक्ति हाकिम के खिलाफ नहीं बोल पाएगा जब एक कानून बन जाएगा। कोई गवाह खड़ा नहीं होगा हाकिम सिंह के खिलाफ, क्योंकि अगर वो खड़ा होगा तो सीधा जेल जाएगा। ऐसी चालाक लोग हैं ये। एक तरफ इन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को बचा दिया, दूसरी तरफ जो वहां विधानसभा से वापस करवा दिए वहां नौकरियों में। इन लोगों के साथ वो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। और पकड़ लिया वो डीजी के साहब, ये जिसको पहले ही सरकार पनिशमेंट दे सकी है हाई कोर्ट, उसको पकड़ लिया कि जी ये इसको हम एफआईआर कर रहे हैं इसके खिलाफ। और अपने आप मैंने जब बोला इनको कि इन्होंने जगह जगह जमीनों पे कब्जा कर रखा है, तो उसके ऊपर चुप। इनको बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स। थपलियाल साहब, शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर हुआ है क्या? कानून ये जो बनाए जाने से सुधार नहीं होगा, इसको लेकर आप सीधा सवाल बताइए, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं। देखो जी, 5 करोड़ कौन देगा? इनका जो अभी आप ट्रांसपोर्ट के जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी पढ़ोगे तो गरीब आदमी कभी दे पाएगा? जो इन्होंने 25,000 30,000 का वो कर रखा है, जैसे विदेशों में होता है। इस देश में तुम सुविधा तो कुछ दे नहीं रहे हो। तुम मतलब जिस तरह से हमें परेशान कर रहे हो, लोगों ने काम काज करने बंद कर दिए इनके राज में, जिनको अकल ही नहीं है इस देश को कैसे संचालित करना है। ठीक है, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, बिल्कुल आपके पास आएंगे। अरुण शर्मा जी एक जी, अच्छा जवाब दीजिए सतबीर जी, आपके पास आएंगे। विजय जी, इनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। अभी तो केवल शुरुआत है और धीरे धीरे ये अभी तो इनके पार्टी का सिंबल ही छीना है चुनाव का, और आने वाले समय पे ये विलुप्त हो जाएंगे, उस कागार पे चले हुए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए, नहीं जीने देंगे। क्या बीमारी है इनको? जो बीमारी लेके बैठे हो उसका पर्दाफाश करेंगे। हाँ, वो बीमारी आपकी लगातार पर्दाफाश हो रही है चुनाव में। वो अब आराम से बैठ जाइए, पानी पीजिए, शांति, पानी पीजिए, थोड़ा पानी पिए। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से, हाँ, जिससे हाँ वो पी लो आराम से, धैर्य, थोड़ा पियो। हाँ, थोड़ा ब्लड बीपी सही रहता है, उससे बीपी सही रहता है। अरे बीपी तो तुम्हारा खराब हो रहा है, लुटेरों का। रुको, ठीक है सतबीर जी बोलिए। रुको। हाँ,
तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से परिसंपत्तियों का हमने 95% तक उसका हल निकाल दिया, परिवहन के क्षेत्र में हमने तमाम जितनी परिसंपत्तियों के विवाद थे उसको पूरा का पूरा हमने निस्तारण कर दिया, चाहे जितना हमारा उनके पास पैसा था वो सारा हमको मिल चुका है। दूसरा जिस प्रकार से और परिसंपत्तियों का था, चाहे होटलों का था, चाहे दूसरा आपका बांधों से संबंधित का, खुद मुख्यमंत्री जी पीएमओ गए और जो उससे संबंधित मंत्री है उनसे वार्तालाप करेगी टिहरी डैम में, जिस प्रकार से हमारा सतबीर जी बिल्कुल आपकी बात सबने सुनी। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हैं। अरुण शर्मा जी, थपलियाल साहब ने कहा कि एक देश एक कानून की जब अगर बात हो रही है तो क्योंकि अगर केंद्र की तरफ से लागू होगी ये सारी चीजें तो सारे राज्यों में होगी, और क्या सारे राज्यों में ऐसी चीजों को रोका जाएगा? ये जो अराजक तत्व आते हैं, जो ये नकल माफिया आते हैं, अगर एक देश एक कानून के साथ ये चीज लागू होगी तो इसमें गलत क्या है? क्या थपलियाल साहब इसमें गलत क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, थपलियाल जी दूसरी चीज बोल रहे हैं। थपलियाल जी जो संविधान की सूची की बात कर रहे हैं, जो राज्यों को अधिकार है, लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लिए कानून बना सकते हैं, ये तय बात है। क्योंकि मैं 22 साल से, जब से ये राज्य बना है, मैं विधानसभा कवर कर रहा हूं और हमने तमाम चीजें देखी है विधानसभा के अंदर, कानून बनते भी देखे हैं और पुराने कानून रद्द होते भी देखे हैं। अगर आप थपलियाल जी को याद हो कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के बहुत सारे कानून रद्द कर दिए, तो वो अधिकार भी है। तो राज्यों को ये अधिकार भी है तो अपने हिसाब से कानून बना सके। और विनय जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट में बात कहना चाह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं, संविधान का मतलब क्या रह गया? मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, माफी चाहते कह रहा हूँ, आप मेरे से अलग से बैठ लीजिए, लेकिन एक बार आप भी अध्ययन कर लीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार कानून बना, राज्य का अलग संविधान होगा। संविधान नहीं है, कानून की बात हो रही है। संविधान तो एक ही होगा। अब उनको कानून, संविधान, आईपीसी और तमाम उन चीजों को पता नहीं है। अब आपको मैं कहता हूँ, दूसरी चीज कहना यह है कि जैसे ये कानून बन रहा है, नकल विरोधी कानून, जिसमें नकल करने वाले, नकल करवाने वाले दोनों ही पाबंद होंगे और उनको कड़ी सजा का प्रावधान मिलेगा। ये एक अच्छा कदम है और निश्चित तौर पर हमें राजनीति से अलग हटकर, अगर हम इस प्रदेश के नागरिक हैं तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो उसे स्वीकार करने में हम भी समर्थन करें। हर चीज को विरोध की दृष्टि से और विरोध के चश्मे से देखना भी ठीक नहीं है। हाँ, हमारी निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर राज्य हित में कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी विनय जी। अरुण शर्मा जी, बात ये भी आई ना, विपक्ष का ये भी तो कहना है ना कि इसको लेकर जो ये अभी लगातार यूके SSS या विधानसभा जो भी ये प्रकरण हुए हैं उसको लेकर वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से चीजें फिर से होंगी, इस पर हम कैसे भरोसा कर लें? नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। देखिए, जितनी कार्रवाई हुई है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। आज भी ये बिल्कुल ईमानदारी से अगर सब स्वीकार करें, आज भी बहुत सारे बड़े मगरमच्छ पकड़ से बाहर है और ये पक्की बात है। और ये भी तय बात है, इतना बड़ा जब मामला हो गया था तो क्या फर्क पड़ रहा था वो सीबीआई को सौंप देते, उससे कोई सरकार पर आंच तो नहीं आ रही थी। आपने एक बिल्डर का मामला सीबीआई को दे दिया, तो इतने बड़े मामले में जिसमें राज्य के युवाओं थे सारे, अगर वो सीबीआई को दे देते तो क्या फर्क पड़ रहा था, कौन सा तूफान आ जाता? मैं तो ये भी कह रहा हूं, और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, समय हमारे पास। विजय जी, मैं सीबीआई वाली बात पे बोलना चाहता हूं। जो इनके कांग्रेस के विधायक है कापड़ी जी, वो हाईकोर्ट में गए थे, वो सीबीआई की मांग के लिए गए थे। तब उन्हें सीबीआई ने बोला कि आप ये बताइए आपको सीबीआई की आवश्यकता क्यों है, क्या आप उस जो कार्रवाई हो रही है एसटीएफ की या दूसरी एजेंसी जो कार्रवाई कर रही है, क्या उसमें कोई कमियां हैं? तो वो उसके खिलाफ कोई भी वहां पर कोई भी प्रमाण नहीं दे पाए। अंततः गत्वा हाईकोर्ट को भी ये कहना पड़ा, भाई हाईकोर्ट से तो हम नीचे है सब, वो तो न्यायिक व्यवस्था है। उसने अंततः गत्वा ये कहा कि जांच पूरी तरीके से अपने पटरी पर सही तरीके से चल रही है और जब इसकी आवश्यकता होगी तो इसके लिए निश्चित अवधि पे कार्य की कोर्ट उसका संज्ञान में है, कोर्ट के संज्ञान में वो सब चीजें, और वो पूरी खारिज कर दी गई है सीबीआई की, जो कि आदरणीय उनके कांग्रेस के जो विधायक थे वो गए थे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में हम यहाँ पर समय कम है। अरुण शर्मा जी, सतबीर जी और लक्ष्मी जी,
पीसी थपलियाल साहब, विपिन खन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देवभूमि के दंगल में जुड़ने के लिए, हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि नकल को रोकने के लिए लगातार ये बातें चल रही थी। विपक्ष का UKSSC पेपर लीक मामले में भी एक बड़ा बवाल हुआ था, जिसको लेकर कार्रवाई भी हुई थी। अब भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया है, जो कि विधानसभा में विधेयक आएगा, उसके बाद इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको लेकर एक सख्त जुर्माना भी लगाया जाएगा, सजा भी दी जाएगी, ताकि आगे भविष्य में युवाओं के साथ नाइंसाफी ना हो सके। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं ये राजस्थान से कॉपी किया गया है, और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आई है। अब शीतकालीन सत्र में जब ये प्रस्ताव रखा जाएगा और जब ये कानून बनेगा, तो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होते हैं आए दिन, जो भर्तियों में घोटाले होते हैं, इन पे शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।